हालात जो ना करा दें वो कम है। एक फ्रेम में नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं और पुतिन भी। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अफलातूनी नीतियों ने इन तीनों को एक कर दिया है और चीन में मुलाकात के दौरान काउंटर का प्लान बन गया है, अमल की देरी है। एससीओ मीटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके दूसरे दिन व्लादिमीर पुतिन जो रूस के सर्वेसर्वा हैं और नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, इनके बीच क्या बातचीत हुई। 1 घंटे तक कार के अंदर पुतिन और पीएम मोदी बातें करते रहे। क्या टैरिफ का रसीद फाड़ने बैठे डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों और करीबियों की पीठ में छुरा भोंकने की कोशिश में है? ये सवाल भी पूछा जा रहा है इस मीटिंग से उलट। उनके सलाहकार ब्राह्मणों वाला एंगल क्यों लेकर आए हैं और सवाल ये भी कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना कम या बंद कर सकता है। कई प्रश्न हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हैं हमारा इससे सीधा सीधा लेना देना क्या है। मैं ये कह सकता हूँ कि हमने और आपने अपने शरीर पर ये जो वस्त्र धारण कर रखे हैं, हम और आप जिनके खेतों में कपास की पैदावार होती है, हम और आप जिनके घर के लोग रिटेल सेक्टर, टेक्सटाइल का या जूल्स का, ज्वेलरी का या ऐसे कई सेक्टर्स जहाँ पर रोज़गार पाते हैं, हम और आप जो इस देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हैं, उन सब की चिंता का ये विषय होना चाहिए। इसलिए आज के शो में हम एक वैश्विक घटना जिसका भारत से सीधा संबंध है, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। बात चीन की भी, क्योंकि जादू की छड़ी चलते ही भारत चीन के संबंध सुधर जाएंगे या ये अस्थायी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। जिस ड्रैगन एलिफेंट टेंगो की बात हो रही है, इसमें कुछ ठोस भी है या सिर्फ अमेरिका को दिखाने के लिए है। एक्सपर्ट से ये भी समझेंगे, क्योंकि हम गलवान भूले नहीं हैं। साथ ही हाल लेंगे आपदा से प्रभावित राज्यों का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब, स्थितियां क्या हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के आखिरी दिन हाइड्रोजन बम वाला बयान क्यों सामने आया। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। पूरी दुनिया की नजरें चीन के एक शहर पर टिकी हुई हैं जिसका नाम है तियानजिन। इसी तियानजिन में हो रही थी शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग। इस बैठक के पहले दिन यानी 31 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, पर पहले आज की बात। यानी 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बैठक हुई। दोनों के बीच ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने कहा, भारत और रूस हमेशा कठिन परिस्थितियों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग पर भी प्रधानमंत्री ने बात रखी और कहा, संघर्ष को जल्द खत्म कर स्थायी शांति का रास्ता निकालना जरूरी है। मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं पुतिन ने कहा कि आज की ये बैठक भारत रूस संबंधों को और मजबूत बनाएगी। 1 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. Можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. मीटिंग के बाद पुतिन मोदी को अपनी लग्जरी कार और असली लिमोजिन में साथ बिठाकर ले गए। रास्ते में दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 बातचीत जारी रही। लगभग 1 घंटे चली ये बातचीत गोपनीय है। एक तरफ ये डेवलपमेंट हो रहे थे, दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से बयानबाजी जारी थी। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो का एक और बयान आया। भारत के रूसी तेल खरीदने पर बोले, पीएम मोदी एक महान नेता हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि भारतीय नेता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कैसे सहयोग कर रहे हैं, जबकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा, भारतीय लोगों कृपया समझें कि यहाँ क्या हो रहा है। ब्राह्मण भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफा कमा रहे हैं, हमें इसे रोकना होगा।
नवारो ने ये बात अमेरिकी मीडिया संस्थान फॉक्स न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कही। उनसे जब पूछा गया कि चीन तो सबसे ज़्यादा रूसी तेल खरीदता है तो उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता, जवाब में नवारो बोले, बात यह है कि यूक्रेन पर हमला होने से पहले भारत रूस का तेल नहीं खरीदता था। युद्ध शुरू होते ही पुतिन मोदी को तेल खरीद में छूट देने लगे। भारत के रिफाइनर्स कम कीमत पर ये तेल खरीदते हैं, रिफाइन करते हैं और भारी कीमत पर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में बेचते हैं, खूब मुनाफा कमाते हैं। इसी से रूस की वॉर मशीन को बल मिलता है। पीटर नवारो के इस बयान पर भारत की तरफ से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि भारत इस तरह के बयानों का प्रतिकार करता रहा है। रूस से तेल खरीद को भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता कहता है और ये भी कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो खुद अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था और अब इसी तेल पर बखेड़ा खड़ा हो रहा है। कैसे? उसके लिए कुछ आंकड़े और नाम जानते हैं। आप जानते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत अपनी ज़रूरत का सिर्फ 2% हिस्सा रूस से खरीद रहा था। युद्ध के बाद इसमें तेज़ उछाल आया, 35-36% तक पहुंचा। दो बड़ी निजी कंपनियों के नाम प्रमुखता से सामने आए, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और नयारा एनर्जीज़। साल 2021 में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 3% तेल रूस से ले रहा था। 2025 में यह आंकड़ा 50% तक पहुंच चुका है। इसी तरह नयारा के लिए आंकड़ा 66% तक है। नयारा में एक रशियन कंपनी रोजनेफ्ट की भी 49.1% की हिस्सेदारी है। निजी कंपनियों से इतर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी कंपनियों ने भी रूस से तेल खरीद बढ़ाई है। तो ऐसे में सवाल है कि पीटर नवारो की ब्राह्मण वाली टिप्पणी का संदर्भ क्या है, कहाँ इशारा है, एक्सपर्ट से समझते हैं। पीटर नवारो हार्वर्ड से पीएचडी है और एक अंग्रेजी में एक है लव्स कॉल्ड द बॉस्टन ब्राह्मण्स। तो बॉस्टन ब्राह्मण्स इज अ वर्ड जो एलीट को रेफर करता है। जो एलीट होते हैं आपके शहर में, जिनके पास पैसा होता है और बोथ बोथ यूनिवर्सिटीज हार्वर्ड वगैरह गए हुए होते हैं, उनको बॉस्टन ब्राह्मण्स कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वजह से उसने सोचा है कि इंडिया के एलीट भी तो ब्राह्मण होते हैं और इंडियन एलीट इज बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस और इंडिया की पब्लिक को फायदा नहीं हो रहा है। तो इंडिया जो जस्टिफाई कर रहा है कि हम तेल गरीब मुल्क हैं इसलिए हम सस्ता तेल जहां मिला वहां से लेंगे ताकि हमारे आम लोगों को फायदा हो। सो दैट इज द पॉइंट ही इज ट्राइंग टू मेक। और मुझे लगता है कि ही बेसिकली स्टेप्ड इनटू इट, मतलब कीचड़ में पांव रख दिया उसने। कुछ आई एम गिविंग हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट। ही डज नॉट हैव टू गो डाउन टू दिस लेवल। उसने अपना केस जो फाइनेंशियल टाइम्स में कर दिया था, दैट वाज इनफ। उसके बाद जो उसने 9 ट्वीटें भी की, उसमें भी बहुत सारे गलतियां थे। फैक्चुअली इट वाज लाइक मिसलीडिंग। अब आप देखेंगे तो लॉकजैम जैसी स्थिति हो गई। उधर से टैरिफ चल रहा है तो इधर रूस से तेल खरीद चल रही है। तो बात सुलझेगी कैसे? आपको पीटर नवारो का वो बयान याद होगा कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो उसे तुरंत एक्स्ट्रा 25% टैरिफ से राहत मिल जाएगी। और भारत का कहना साफ है, हम अपने ऊर्जा हितों को ध्यान में रखते हुए तय करेंगे कि तेल कहाँ से खरीदना है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ आएगा कि बात अब ऊर्जा हितों से कहीं आगे बढ़ चुकी है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में पत्रकार सुकल्प शर्मा का एक विश्लेषण 1 सितंबर को प्रकाशित हुआ, जिसमें कहा गया कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल खरीदकर भारत ने 12.6 बिलियन यानी कि अरब डॉलर यानी कि लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं और ये बचत कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं एनर्जी डेटा फर्म केपलर की भी एक रिपोर्ट है। इसके मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने रूसी तेल खरीद कर करीब 70,000 करोड़ रुपए बचाए। वहीं अमेरिकी टैरिफ से भारत को लगभग 5.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होना तय माना जा रहा है। ऐसे में गणित की निगाह से देखें तो साफ समझ आता है कि रूस से होने वाला फ़ायदा कम है, अमेरिका से होने वाला नुकसान ज़्यादा। ऐसे में छोटा फ़ायदा कमाने के बजाय क्या बड़ा नुकसान पाटने पर ध्यान देना चाहिए? क्या भारत को रूस से तेल खरीद कम या बंद करना चाहिए जिससे अमेरिका से होने वाला नुकसान कम हो? एक्सपर्ट्स को सुनते हैं। मेरा तो रिकमेंडेशन था कि इंडिया शुड हैव मूव्ड अवे। जैसा आपने देखा कि ट्रेड नेगोशिएशंस में लोगों ने 10% डिस्काउंट लिटरली खरीदा है। यूरोप के ऊपर, जापान के ऊपर, साउथ कोरिया के ऊपर, सबके ऊपर 25-25 टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिए थे। फिर इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम 600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, 500 बिलियन, इस तरह से, राइट। उसके बाद वो 25 से 15 हो गया। तो इंडिया ये कह सकता था कि हम रशिया से तेल लेना छोड़ देंगे, आपके पास से लेंगे या सेकंड चीपेस्ट से ले लेते हैं। अगर अमेरिका से भी ना लेते तो इंडिया के काफी अच्छे ताल्लुकात है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, सऊदी अरब से ले लेते वो तेल और एटलीस्ट ये बहाना नहीं मिलता। बट कहते हैं ना, चिढ़ आ रही है। लोग मुझसे चिढ़कर अगर मेरे खिलाफ, मेरी बहस के खिलाफ बहस नहीं देने तो मुझे कहने लगते कि अरे गंजा है। इट इज लाइक दैट, चिढ़ गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इंडिया के साथ ट्रेड नेगोशिएशन भी नहीं हो रहा है, मुझे नोबेल प्राइज के लिए भी एंडोर्स नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे पनिश कर देता हूँ इस बहाने से। सारी दुनिया को पता है कि इट इज अ
इट इज नॉट क्या बोलना चाहिए ऑनेस्ट आर्ग्यूमेंट, क्योंकि इंडिया से ज्यादा तेल तो चाइना भी खरीद रहा है, यूरोप भी खरीद रहा है। सवाल ये भी है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है या ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर बीते 30 साल देखें तो अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने भारत को अपने पाले में लाने की कोशिश की। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में इसी नीति को आगे बढ़ाया, लेकिन उनके दूसरे कार्यकाल में चीज़ें बिगड़ी। जैसे अप्रैल के महीने में भारत पर टैरिफ लगाकर 90 दिनों का पॉज लगाना और ट्रेड डील करने का दबाव, या ऑपरेशन सिंदूर के आसपास श्रेय लेने की कोशिश। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला दें तो 17 जून को ट्रंप और मोदी की फ़ोन पर करीब 35 मिनट बात हुई। ट्रंप ने कहा कि उन्हें गर्व महसूस हो रहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान संघर्ष रुकवा दिया। ट्रंप ने मोदी से यह भी कहा कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करने जा रहा है। ये एक तरह का इशारा था कि मोदी भी ऐसा ही करें। इस बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे साफ कहा, भारत पाकिस्तान सीज़ फायर किसी तीसरे देश की वजह से नहीं हुआ है। अखबार अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री कभी भी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष रुका, और इसके लिए ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ तो दूर की कौड़ी है। इस बातचीत के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक रीड आउट सामने रखा, साफ कहा कि भारत पाकिस्तान सीज़ फायर बातचीत के दौरान अमेरिकी ट्रेड डील का किसी भी तरह से जिक्र नहीं हुआ। तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बातचीत के बाद ट्रंप और भड़क गए और उन्होंने अपने करीबियों की भी फिक्र नहीं की। मसलन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी, जिनके बेटे अनंत अंबानी की शादी में ट्रंप के बेटी और दामाद इवांका और कुशनर आए थे। मई 2025 में कतर में भी ये दोस्ती रिपीट हुई। ट्रंप ने कतर में डिनर होस्ट किया, तब अंबानी वहाँ थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल में 17 जून 2025 को छपी रिपोर्ट कहती है कि ट्रंप फैमिली के नए बिजनेस पार्टनर मुकेश अंबानी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक रियल एस्टेट यूनिट ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को 88 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फीस के तौर पर दिए। लेकिन अब ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो सीधे नाम न लेते हुए पर्दे के पीछे से नी उद्योगपतियों पर निशाना साध रहे हैं, वरना वो किसे बॉस्टन ब्राह्मण की संज्ञा दे रहे हैं। रूस से तेल खरीदने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी को या किसी और को। ये तो थी रूस और उसके तेल की बात। अब बात चीन की। हमने आपको पहले ही बताया कैसे भारत और चीन पिछले एक साल में अपने विवादों को सुलझाने की दिशा में कुछ कदम आगे बढ़े हैं। बॉर्डर विवाद पर भी बात हो रही है और इस पूरी कवायद में इस साल मार्च में आई चिट्ठी ने एक बड़ा रोल निभाया। चिट्ठी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लिखी थी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होते हुए ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंची, लेकिन जून से पहले तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इधर जब ट्रंप और उनके लठैतों की अपमानजनक बयानबाजी तेज हुई तो भारत ने भी पॉजिटिव सिग्नल भेजे। नतीजा, जुलाई और अगस्त में कुछ हाई प्रोफाइल दौरे हुए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल चीन पहुंचे। उधर से चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए। दोनों देशों के बीच नए डायरेक्ट फ्लाइट्स, पर्यटकों को वीज़ा और कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने का ऐलान हुआ, लेकिन कुछ ज़रूरी मुद्दों पर मतभेद बने रहे। मसलन ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के प्रस्तावित बांध पर भारत ने आपत्ति जताई। चीन ने अपने बयान में इसका संज्ञान नहीं लिया। चीन ने कहा कि भारत अब ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। भारत ने कहा इस मुद्दे पर हमारा रुख पुराना है, ताइवान से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बने रहेंगे। भारत ने कहा चीन के विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवाद से लड़ाई को सबसे जरूरी बताया, लेकिन चीन ने कहा बैठक के दौरान इस मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई। इन मतभेदों के बाद भी दोनों देशों ने संबंध दुरुस्त करने की कोशिश की। चीन के नेताओं ने भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ की तीखे शब्दों में निंदा करते हुए कहा चीन पूरी मजबूती से भारत साथ है। ये भी कि भारत और चीन एशिया के डबल इंजन है। इसी बैकड्रॉप में तैयार हुआ प्रधानमंत्री का चीन दौरा और 31 अगस्त को एससीओ समिट की साइडलाइंस में हुई जिनपिंग और मोदी की मुलाकात, और इसका हासिल क्या रहा, रीड आउट्स पर नजर डालने से कुछ समझ में आता है। भारत ने कहा दोनों ही देश रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और दोनों के संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। विकास के रास्ते में दोनों देश साझेदार हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। चीन ने कहा चीन और भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। दोस्त बने रहना, अच्छे पड़ोसी होना, ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। भारत ने अपने बयान में एक बहुध्रुवीय विश्व के साथ बहुध्रुवीय एशिया का भी जिक्र किया। चीन के साथ सीमा विवाद का भी जिक्र हुआ। भारत ने कहा संबंधों की बेहतरी के लिए सीमा पर शांति जरूरी है। इसके साथ ही भारत के बयान में चीन के साथ व्यापार घाटे को पाटने पर भी जोर दिया गया, जो अभी करीब 8.8 लाख करोड़ का है। बदले में चीन ने दोनों देशों की रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर दिया और कहा लंबे वक्त को सामने रखते हुए द्विपक्षीय रिश्तों को देखना चाहिए। शी जिनपिंग ने 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए भी अपना समर्थन जताया, जो भारत में होना तय है। आपने देखा रूस, इंडिया और चीन, इनके बीच एक साझेदारी का फौरी गठजोड़ बन रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या भारत और चीन के बीच चीज़ें सुधर रही हैं, रूस साथ लगा रहेगा, अमेरिका के साथ सब कुछ खराब हो जाएगा, या एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनेगा जिसमें अमेरिका पर निर्भरता खत्म या कम हो जाएगी। ऐसा भी नहीं कि सब दुरुस्त हो। मसलन अखबार इंडियन एक्सप्रेस में छपे सी राजा मोहन के आर्टिकल का रुख करें तो पता चलता है भारत और चीन की करीबी को किसी डिप्लोमेटिक मैजिक टच की जगह ट्रंप टैरिफ के रिपल इफेक्ट की तरह देखना चाहिए। सिर्फ चीन ही नहीं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, हर कोई अब एक दूसरे के ज़्यादा करीब आने की ज़रूरत महसूस कर रहा है। अमेरिका के साथ तमाम विवाद बातचीत से सुलझ सकते थे, लेकिन ट्रंप बाकी सबकी बेइज्जती करने पर उतर आए। अमेरिका के कई सहयोगी ट्रंप की धमकियों के आगे झुक गए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया।
भारत ने अमेरिका के खिलाफ अपमानजनक भाषा का भी इस्तेमाल नहीं किया। यह दिखाता है कि भारत अमेरिका के साथ दोस्ती का महत्व समझता है। कई लोगों का कहना है कि भारत अचानक से चीन के पाले में जाता दिख रहा है, लेकिन असल में ये सब अक्टूबर 2024 में ही शुरू हो गया था। चीन अभी भी अमेरिका के साथ परस्पर फायदेमंद रिश्तों का दरवाजा खोले है। भारत भी ऐसा ही कर रहा है। इसी तरह भारत के पूर्व विदेश सचिव और चीन में भारत के राजदूत रह चुके विजय गोखले ने भी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख लिखा। क्या लिखते हैं? एक तबके का मानना है कि मतभेदों के बावजूद भारत चीन के बीच अहम मुद्दों पर समझौते की नौबत आ सकती है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी चीन की है कि वो भारत की भूमिका का सम्मान करे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक रिश्तों के बेहतर होने की गारंटी नहीं है। तमाम दुश्वारियों के बाद भी भारत अमेरिका मजबूत संबंध साझा करते रहें, क्योंकि वो लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं। ये साझेदारी कभी कभार पैदा होने वाले मतभेद सहन कर सकती है। ये संभव है कि भारत अमेरिका के साथ एक रणनीतिक साझेदारी रखे और चीन के साथ दोबारा संबंध ठीक करे, बिना किसी भी देश को ऐसा महसूस कराए कि ये जीरो सम गेम है, जिसमें अगर एक पक्ष को फायदा है तो दूसरा को नुकसान तय है। यानी भारत और चीन का संबंध दोनों ही देशों की परस्पर जरूरत पर टिका हुआ है। लेकिन सहयोग के प्रगाढ़ होने का एक और सूचकांक दिखाई दिया एससीओ के साझा बयान में। इसमें 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई। भारत के स्टैंड को चीन का साफ समर्थन दिखा। जानकारों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ की बात सामने आई थी। इसके बावजूद चीन का यूं भारत के साथ खड़ा होना एक बेहतर तस्वीर की शुरुआत सरीखा है। देखते हैं आगे क्या होता है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी बाढ़ बारिश से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश घोषित किया जा चुका है। ये ऐलान उस वक्त हुआ जब भारी बारिश के चलते मची तबाही से सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। 1 सितंबर की दोपहर तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक आपदा में मरने वालों की संख्या 320 तक जा पहुंची, जबकि इससे राज्य को आर्थिक तौर पर कुल 3000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। स्थिति का जायजा लेते हुए सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रिलीफ वर्क तेज करने के निर्देश दिए और कहा जल्द कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, क्योंकि चंबा से भरमौर का रास्ता 13-14 किलोमीटर का खराब है। पूरा रोड बह गया है। इस दृष्टि से हमने वहाँ श्रद्धालुओं को ले जाकर उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाया है। और मणि महेश यात्रा के दौरान कुछ श्रद्धालुओं का मौत ऑक्सीजन कम होने के कारण भी हुई है। तकरीबन 14-15 के करीब ये आंकड़ा है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स का हम पूरा सपोर्ट ले रहे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर तभी उड़ सकता है जब मौसम साफ़ होगा। 2 हेलीकॉप्टर वहाँ स्टैंड बाय खड़े किए हैं जो डेड बॉडी को ले जाने के लिए हैं। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी पिछले 5 दिन से भरमौर में ही हैं। वो चंबा से पैदल चलकर भरमौर गए हैं और निश्चित तौर पर वो उनके हमने निर्देश दिए हैं कि जो भी आपातस्थिति में नेगी जी ऑर्डर करेंगे उसको सरकार वहाँ के डिप्टी कमिश्नर पूरी तरह माने। पर वो तभी हो सकता है जब हमारा भगवान साथ दे और मौसम खुलेगा, तो कुछ डेड बॉडी को हम उनके घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, मैंने आपदा प्रभावित इसलिए किया कि काफ़ी नुकसान हो रहा है। 2023 से ज़्यादा हमारी संपत्ति जान माल को नुकसान हुआ है। जानें बेशक कम गई है क्योंकि हम 2023 से अवेयर थे, लेकिन हर जगह नुकसान है। कनेक्टिविटी पर जोर इसलिए क्योंकि रेस्क्यू वर्क के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। लगातार हो रहे भूस्खलन से सड़कें और रास्ते बह चुके हैं। 20 जून से अब तक हिमाचल में 300 से ज़्यादा भूस्खलन से 660 से ज़्यादा सड़कें मलबे और बाढ़ के कारण बंद हैं। इसमें 4 नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। दूसरी ओर प्रशासन ने चेतावनी दी कि लगातार बारिश के चलते नए भूस्खलन और अचानक बाढ़ का भी खतरा बना हुआ है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वो जरूरी होने पर ही यात्रा करें, साथ ही मौसम संबंधी ताज़ा चेतावनियों पर भी नज़र रखें। हिमाचल के अलावा बाढ़ की खबरें उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब से भी आ रही हैं। 1 सितंबर को इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया। एमएचए ने कहा सेंट्रल टीमें ज़मीनी स्तर पर आकलन करेंगी। राहत उपायों के लिए राज्य सरकारों ने क्या उपाय किए हैं, इस बात की भी समीक्षा करने का जिम्मा इन टीम्स को सौंपा गया है। हर टीम की अगुवाई गृह मंत्रालय या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी करेंगे। अगली सुर्खी, कांग्रेस और राजद की बिहार में चल रही वोट अधिकार यात्रा पर, जिसका आज आखिरी दिन था। पटना के गांधी मैदान से 1 सितंबर की सुबह मार्च के साथ यात्रा के आखिरी दिन की शुरुआत हुई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मार्च की अगुवाई कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, आरजेडी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी शामिल हुए। आखिरी दिन राहुल के जिस बयान ने सुर्खी बटोरी वो था हाइड्रोजन बम को लेकर। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है,
वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। राहुल के साथ अन्य नेताओं ने भी कमोबेश ऐसे ही बयान और आरोप दोहराए। एक तरफ से इल्जाम तो दूसरी तरफ से सफाई। एनडीए के नेताओं ने क्या कहा, सुनते हैं। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया। वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। यात्रा के आखिरी दिन यानी 1 सितंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने बिहार एसआईआर वाले मामले में एक नया आदेश दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को निर्देश दिया कि वो पैरालीगल वॉलंटियर्स तैनात करें। पैरालीगल वॉलंटियर्स आम लोग होते हैं जो स्वेच्छा से कानूनी कामों में कोर्ट, सरकार और जनता की मदद करते हैं। इस मामले में ये वॉलंटियर्स इसलिए तैनात कराए जा रहे हैं ताकि वोटर्स और राजनीतिक दल एसआईआर के दौरान दावे आपत्ति दाखिल कर सकें। इनसे कहा गया है कि वो जजों को अपनी गोपनीय रिपोर्ट सौंपेंगे, जिसका रिव्यू 8 सितंबर को किया जाएगा। इस आदेश के अलावा बेंच ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर असल असमंजस भरोसे को लेकर है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों से अपील की वो इस प्रक्रिया में एक्टिवेट हों। आज के लंदन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।